नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम आपके जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 154वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक जगह पर देखने को मिलते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो देखिए, प्रमाणों के अनुसार पशुपालन की जो शुरुआत होती है वो मध्य पाषाण काल में हुई थी। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कुछ दिन पहले ही हमने जो हमारा सेकंड चैनल है ट्रेंडिंग जीके, उसके ऊपर प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिटेल में बात करा था। उसमें हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल के बारे में बात करी। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, एक आपका पूरा पाषाण काल, एक आपका मध्य पाषाण काल और एक आपका नव पाषाण काल। जो कृषि की खेती होती है, कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल में हुई और पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। मनुष्य ने सबसे पहले किसे अपना पालतू जानवर बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। इसको भी याद करना है, ठीक है। सेकंड चैनल में हमारी जो पूरी लूसेंट है उसके हम शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे हैं। काफी दिन से उसमें 5वां जो वीडियो था वो नहीं आ पाया है। 4 ही क्लासेस अभी कवर हुई हैं। अगला वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता का है। कुछ अर्जेंट काम की वजह से अभी क्लासेस उस चैनल पर नहीं आ पा रही हैं। कोशिश करेंगे बहुत जल्द वहां पर फिर से रेगुलर क्लासेस देने की। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर ये कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, इनका मूल नाम कई बार पेपर में आया है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। एक तो आपको यह पता होना चाहिए। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है। इनको लेकर के 2-3 बातें और हैं। इन्होंने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। इन्होंने कब स्थापना करी थी आर्य समाज की? अगर यह पूछा जाएगा तो 1875 में करी थी। किस स्थान पर करी थी? तो मुंबई में माणिक चंद्र वाटिका में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, यानी वैदिक धर्म की शुद्धिकरण के लिए इन्होंने इसे बनाया था। इनका नारा क्या था? इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। यह क्वेश्चन बनता है, यह नारा किसने दिया, यह नारा किस संस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनकी काफी कुछ किताबें हैं जो पेपर में आती हैं, जैसे सबसे जो प्रमुख है वो है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तब आप कहेंगे दयानंद सरस्वती की। इनके गुरु का नाम भी याद कर लीजिए, स्वामी विरजानंद इनके गुरु का नाम था। और इनका एक फेमस स्टेटमेंट है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता। किसने कहा था? सरस्वती जी ने ही कहा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है यह आपने बताना है। चलिए देखते हैं। पहला दिया है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई है। तो पहला वाला पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। राज्यपाल को 213 के तहत और राष्ट्रपति को 123 के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, विधानमंडल का सत्र आरंभ होने के 6 महीने के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन न होने पर यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। देखिए, यहां पर आपका जो अध्यादेश आता है, चाहे वो राष्ट्रपति के द्वारा आया हो चाहे राज्यपाल ने जारी किया हो, दोनों की जो अवधि है, दोनों को लेकर के जो फैक्ट हैं वो एक जैसे हैं। केवल आर्टिकल का फर्क है, राष्ट्रपति 123 के तहत करता है, राज्यपाल 213 के तहत करता है। अध्यादेश जब आता है, इसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने की होती है, यानी 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसे अनुमोदन करवाना होगा। लेकिन क्वेश्चन यह है कि जब सत्र शुरू हो जाता है, चाहे वो संसद का हो चाहे विधानमंडल का हो, तब इसकी जो अवधि होती है सत्र शुरू होने के 6 महीने नहीं होती है, 6 हफ्ते की इसकी अवधि होती है। एक बार सत्र शुरू हो गया, 6 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आपने पारित नहीं करवाया तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है।
तो आपको बताना था कौन सा वाला गलत है, सेकंड वाला गलत है, तो केवल 2 यहां पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में से संविधान के भाग और उनमें वर्णित विषय के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें जो विषयों के बारे में बताया है वो दिया है। देखिए भाग 9 ख जो है, क्या ये नगर पालिकाओं से संबंधित है? ये आपका गलत हो जाएगा। 9 के बारे में हमने कई बार बात करी है, इसके 3 पार्ट हैं, एक आपका 9 है, 9 क है और 9 ख है। जो 9 है आपका वो पंचायतों से संबंधित है, 9 का आपके नगर पालिका से संबंधित है और ख वाला आपका सहकारी समिति से संबंधित है। यहां पर नगर पालिका दिया है यानी ये गलत हो जाएगा और आपको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। जो भाग 17 है ये राजभाषा से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है और भाग आपका 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के बारे में बताता है। संविधान की जो डिटेल हमारी सीरीज थी उसमें हमने इन सभी भागों को एक एक भाग को डिटेल में कवर किया था। नेक्स्ट है, यदि पूर्ति घटती है तथा मांग स्थिर रहती है तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा? यानी जितनी डिमांड थी उतना मटेरियल पीछे से नहीं आ रहा है और मांग उतनी ही है, लेकिन पीछे से सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसे आपको कंफ्यूजन एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन कर देते हैं। तो अगर पूर्ति यानी पीछे से ही आपको चाहिए 10 किलो सामान और पीछे से आ रहा है 5 किलो सामान, मांग अभी भी 10 किलो की ही है लेकिन पीछे से 5 किलो आ रहा है, लगातार पूर्ति घट रही है, तो जो कीमत है इसकी वो लगातार बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। तो जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, कई बार इनको लेकर सवाल आए हैं, इनका क्रम लगाने को आपसे पूछा जाता है। यहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर आपने इनको व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में। इन 4 में से जो आपका जास्कर है, जो आपका लद्दाख है, ये दोनों के दोनों ट्रांस हिमालयी का भाग है, उनका पार्ट है, जबकि धौलाधार और आपका पीर पंजाल मध्य हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? अगर हम इनका क्रम लगाने को चलें, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको प्रमुख जो पर्वत श्रेणियां याद करनी है। सबसे उत्तरी जो पर्वत श्रेणी है वो है आपकी काराकोरम, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन बना है। काराकोरम के बाद लद्दाख का नंबर आता है। अब यहां पर काराकोरम तो है नहीं, तो यहां पर सबसे उत्तर में क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। आपको उत्तर से ही शुरू करना है, तो सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? आपका लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख के बाद ट्रांस हिमालय की यहां पर दूसरा जो पर्वत श्रेणी है प्रमुख, वो है जास्कर। लद्दाख के दक्षिण में पड़ता है, यानी लद्दाख के बाद तुरंत कौन पड़ेगा? जास्कर पड़ जाएगा। 4 के बाद आपका 2 यहां पर सही आंसर होगा। इसके बाद आपका लघु हिमालय शुरू होगा। लघु हिमालय में आपकी पीर पंजाल पहले पड़ेगी क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और फिर आपका आएगा हिमाचल का धौलाधार श्रेणी, यानी 4 2 3 1 इसका सही आंसर होगा। इनका क्रम लगाने को आता है, कई बार किस पर्वत श्रेणी का पार्ट है, कौन से हिमालय का पार्ट है, वो क्वेश्चन बनता है। ज्योग्राफी की जो डिटेल सीरीज थी उसमें हमने इनको मैप के माध्यम से कवर किया था कि कौन सी किस क्रम में है, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, पूरब से पश्चिम हो। तो सही क्रम यहां पर क्या होगा? 4 2 3 1। नेक्स्ट है, कल्हण कृत राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? तो कल्हण की किताब है राज तरंगिणी, और यह किताब किसके इतिहास की जानकारी देती है? यह किताब कश्मीर के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। इस किताब को संस्कृत में लिखा गया है, कश्मीरी पे आपने टिक नहीं करना है। एक क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले जब भारतीय इतिहास के स्रोतों को कवर किया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने वाला पहला ग्रंथ कौन सा है? तब आप कहेंगे राज तरंगिणी, जिसके रचयिता कल्हण है। तो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। निम्न में से किस अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इनमें से कौन सी अनुसूची या अनुच्छेद है जो स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना के बारे में बात करता है? सही आंसर हो जाएगा 6ठी अनुसूची, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। लगातार काफी ज्यादा यह चर्चा में रहा है। आप जानते हैं जैसा कि लद्दाख में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, उनकी जो अलग अलग मांग है उनमें सबसे प्रमुख मांग है कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसका मतलब यही है ताकि उन्हें अधिकार मिल जाएगा स्वशासी जिला परिषदों का गठन करने का।
ये मांग की जा रही है कि लद्दाख को इस अनुसूची में शामिल किया जाए। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? वर्तमान में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम यहां पर शामिल हैं। वहां के जो जनजातीय इलाके हैं, इन 4 राज्यों के वहां पर छठी अनुसूची लागू है। वहां पर आपका वो स्वशासी जिला परिषद यानी अपनी ही जिला परिषद वो बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं, 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, कौन सा वाला सही है। पहला, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के बीच सीमा बनाती है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। लिम्पोपो नदी अफ्रीकी महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है और यह दक्षिण अफ्रीका और जो जिम्बाब्वे है इसके बीच में सीमा बनाती है। दूसरा, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह वाला भी आपका गलत हो जाएगा। लिम्पोपो नदी आपके हिंद महासागर में गिरती है। सही वाला पूछा है, केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट यहां पर सही है, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता और नगरीकरण की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर कौन रहा? देखिए, साक्षरता की दृष्टि से और नगरीकरण की दृष्टि से भारत में दूसरे स्थान पर कौन रहा था? यह रहा था हमारा मिजोरम। ठीक है, जैसा आप जानते हैं साक्षरता की दृष्टि से पहले नंबर पर कौन है? केरल। और नगरीकरण की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर कौन है? गोवा। लेकिन दोनों ही सूचियों में दूसरे नंबर पर आता है मिजोरम, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, लोकसभा में आपके अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक होते हैं तारांकित प्रश्न, एक होते हैं अतारांकित प्रश्न, एक होते हैं अल्प सूचना के प्रश्न। जो तारांकित प्रश्न है और अतारांकित प्रश्न, ज्यादातर सवाल आपके इन्हीं दोनों में से पूछे जाते हैं। देखिए, तारांकित प्रश्नों की जो अधिकतम संख्या होती है एक दिन में वो 20 होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तारांकित प्रश्न जो होते हैं इनका उत्तर केवल मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी आपने तुरंत सवाल पूछा और उधर से आपको तुरंत जवाब दे दिया जाता है। जबकि जो अतारांकित प्रश्न होते हैं उनका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक एशिया और यूरोप के मध्य में सीमा का निर्धारण नहीं करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच में सीमा बनाते हैं काला सागर, इसके अलावा यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर। जबकि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में सीमा बनाता है बेरिंग जल संधि। तो यह नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में है, ना कि एशिया और यूरोप के बीच में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित नहीं होती थी? काफी महत्वपूर्ण पत्रिका है इंडियन ओपिनियन। इसकी शुरुआत 1903 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से करी थी। क्वेश्चन बना है, इसको याद करना। यह पत्रिका टोटल 4 भाषाओं में निकलती थी, जिसमें आपकी एक थी गुजराती, इसके अलावा यह आपके हिंदी में आती थी, इसके अलावा इंग्लिश में आती थी और चौथी भाषा याद करना तमिल थी। यह आपके उर्दू में नहीं आती थी। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन किसने निकाली? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 1903 में। 4 भाषाओं में यह किताब आती थी या पत्रिका आती थी। नेक्स्ट है, 1947 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो 1947 में कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन होता है जिसमें विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा ये कब हुआ था, तो 14 जून 1947 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। लेकिन इन्होंने इस प्रस्ताव को पेश नहीं किया था। इस विभाजन के प्रस्ताव को बैठक में गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा पेश किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इसका समर्थन किया गया था अबुल कलाम आजाद के द्वारा। इन दोनों के नाम आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद करेंगे। जैसा हमने हमारी राष्ट्रीय आंदोलन वाली सीरीज में देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट कथन थे जो आपसे पूछे जाते हैं विभाजन को लेकर के। जैसे सरदार पटेल का एक कथन था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। किसने कहा था? सरदार पटेल ने कहा था। इसी प्रकार जब इस प्रस्ताव को पारित कर लिया गया, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, तब जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे उन्होंने इसे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा था।
इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि पाक का निर्माता जिन्ना नहीं मिंटो है। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसी प्रकार अलग अलग कथन थे जो हमने डिटेल में राष्ट्रीय आंदोलन वाली क्लास में देखा था। निम्न में से कौन सा राज्य यहां पर होगा? कौन सा राज्य भूटान और म्यांमार दोनों से सीमा बनाता है? देखिए, भूटान के साथ हमारी जो टोटल सीमा लगती है वो 699 किलोमीटर की लगती है और म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लगती है। भूटान के साथ भी हमारे 4 राज्य लगते हैं और म्यांमार के साथ भी 4 राज्य लगते हैं। भूटान के साथ आपका असम लगता है, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश लगता है, इसके अलावा सिक्किम लगता है और फिर आपका पश्चिम बंगाल लगता है। ठीक है, ये लगते हैं भूटान के साथ। अगर हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश है, इसके अलावा नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं। आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश आपके दोनों के साथ लग रहा है और यही आपका आंसर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा इन चारों में कौन बनाता है? ऐसा भी बन सकता है। तो सबसे लंबी सीमा भूटान के साथ असम बनाता है, उसी प्रकार म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश बनाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन सिक्किम को लेकर पूछा जाता है कि कौन सा राज्य है जो आपके नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है? तो नेपाल और भूटान के बीच में स्थित है सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? दोनों के साथ लगता है अरुणाचल प्रदेश। पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी ने सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, यहां पर तत्व करना, तो पृथ्वी की जो भूप्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? इनमें से आपने बताना है। देखिए, अगर हम इसका प्रतिशत देखें, कुछ दिन पहले हमने इसका पूरा परसेंटेज को कवर किया था। सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन, लगभग 46% के करीब। ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी में सबसे ज्यादा सिलिकॉन पाया जाता है, लगभग 27% के करीब। यहां पर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद नंबर 3 पर एल्यूमिनियम आता है जो कि लगभग 8% पाया जाता है। उसके बाद लोहा आता है, आयरन, लगभग 5% के करीब। तो आपको ये कम से कम टॉप 4 पता होने चाहिए। और इस वाले क्वेश्चन को लेकर जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व पूछा जाएगा या धातु पूछा जाएगा। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन आंसर होगा, और अगर केवल धातु पूछेगा तो ध्यान रखना ऑक्सीजन गैस है, सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा पृथ्वी में एल्यूमिनियम धातु पाया जाता है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। तो पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। इस अधिनियम से पहले 1813 में अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार तो समाप्त कर दिए, लेकिन चाइना के साथ व्यापार और चाय का व्यापार दोनों के अधिकार बनाए रखे। लेकिन 33 के तहत सारे उनको भी खत्म कर दिया जो 13 के तहत बनाए रखे थे। तो इसको आपने याद करना है। दूसरा, भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये गलत हो जाएगा। 1833 में नहीं, यह 1813 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो आपको सही वाला बताना है। पहला वाला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सुप्रीम कोर्ट को अपने जो उसके पुराने फैसले हैं उन पर वो पुनर्विचार कर सकता है, न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार है। यह बात आर्टिकल 137 में कही गई है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये किसमें कहा गया है? अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में निम्न में से कौन सा कालक्रमणिक रूप से सबसे अंत में हुआ था? अकबर के कार्य कई बार पेपर में आए हैं कि उसने मजहर की घोषणा कब करी, दीन इलाही की स्थापना कब करी, दास प्रथा का अंत कब किया। इस तरीके से पहले इनके वर्षों को देख लेते, फिर आप आसानी से बता देंगे कौन सबसे बाद में घटित हुआ था। देखिए, दीन इलाही की स्थापना कब करता है अकबर? ये करता है 1582 के अंदर। मजहर की घोषणा अकबर ने 1579 में करी। दास प्रथा का अंत 1562 में किया और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में करी। आप आसानी से बताएंगे इन चारों में सबसे आखिर में कौन सा काम हुआ था? दीन इलाही की स्थापना। ऑप्शन ए। निम्न संस्था और यहां पर इसे और करना, उनकी स्थापना वर्ष के युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ संस्थाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थापना वर्ष। चलिए देखते हैं।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की बात कर रहा है। सीबीआई की स्थापना कुछ दिन पहले कुछ प्रमुख संस्थाओं को देखा था 1963 में होती है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अंतरराज्य परिषद 1990 में बनी। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो सीवीसी है 1964 में बना, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना, ये भी ठीक है। केवल सीबीआई वाला आपका गलत है यहां पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसको भी याद करेंगे। ऐसे संस्थाओं की स्थापना भी आपसे पेपर में बन जाती है। कई बार तो वो एक ही संस्था दे लेता है कि डायरेक्ट पूछेगा सीबीआई की स्थापना कब हुई। अब आपको 4 संस्थाएं पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। इनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने का प्रयास किया, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो और रिवीजन भी साथ में होता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।